हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज अपन डिस्कस करेंगे एक नए एक्ट के बारे में जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो अब बात करेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एग्जिस्टेंस में क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। हमारे पास ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट था, हमारे पास ऑलरेडी कंपनीज एक्ट था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जो जरूरत पड़ी, हमारा जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए काफी टाइम सोचने के बाद एक नया एक्ट जो एग्जिस्टेंस में लाया गया, वो क्या था, एलएलपी एक्ट 2008। अब वो कमियां क्या थी या वो फायदे क्या थे एलएलपी बनाने के, मैं बात करता हूं हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, और मैं बात करता हूं कंपनीज एक्ट, अब बात करूं तो 2013 की, या मैं बात करूं कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की। पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी थी वो कैसी थी, अनलिमिटेड। एक बार मैं यहां इसी के लिख रहा हूं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती थी, अनलिमिटेड होती थी। पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करती थी, पार्टनर्स पे, कि पार्टनर्स मरे पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते थे, मिनिमम 2, मैक्सिमम के ऊपर कितनी 100। आज के हिसाब से देखें तो, या पहले की अगर बात करूं तो पहले तो बैंकिंग में 10 और अदर देन बैंकिंग में कितने हुआ करते थे, 20 हुआ करते थे। लेकिन ये कमियां थी, क्या कमियां थी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड। जब भी कोई पार्टनर बनता था वो डरता था कि यार कल को अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और फर्म की एसेट कम पड़ गई तो मेरी पर्सनल एसेट को भी बेच दिया जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। दूसरी एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस थोड़ी हुआ करती थी। पार्टनरशिप किससे थी, पार्टनर से थी। जैसे ही कोई पार्टनर मरा, फर्म विल बी डिसॉल्व्ड, क्योंकि फर्म में के पार्टनर के मरने के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाता था कि फर्म क्या हो जाती थी, डिसॉल्व हो जाती थी। नंबर ऑफ मेंबर्स रेस्ट्रिक्शंस होता था, 10 या 20 होते थे, या मैक्सिमम कितने होते थे, 100 होते थे। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता था, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म लगभग एक ही होते थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई फॉर्म एग्जिस्टेंस में लाएगी, वो क्या थी, एलएलपी। तो ध्यान देना, एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म है। क्या है, हाइब्रिड फॉर्म है। इसके अंदर पार्टनरशिप के भी, कौन सी, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके भी एडवांटेज हैं और इसके अंदर कंपनीज एक्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के एक नया बिजनेस का फॉर्म एग्जिस्टेंस में लाया गया और इसे क्या नाम दिया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्लियर है। तो अब इससे पहले हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है। तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था और नोटिफिकेशन की डेट थी 9th of Jan 2007। किसके लिए, एलएलपी के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया गया और नोटिफिकेशन की डेट क्या थी, 9th of Jan 2007। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट में ये एक्ट जो है वो कब पास हुआ, 12 दिसंबर 2008 को। और उसके बाद मैं बात करूं, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, राष्ट्रपति की स्वीकृति कौन से दिन मिली इसको मिली 7th of Jan 2009। उस दिन से क्या बन गया, सेपरेट एक्ट बन गया, एलएलपी एक्ट 2009। क्लियर है। ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब बात करेंगे क्या इस एक्ट के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो ध्यान देना, इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। तो हमने क्या डिस्कस किया, क्यों बनाया गया ये एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एक्ट में जो ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, क्या जो अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को लेके कुछ हुआ करता था, एग्जिस्टेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी, उन चीजों को दूर करने के लिए हमने एक नई फॉर्म बनाई जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो किसके थे, पार्टनरशिप के थे, और कुछ किसके थे, कंपनीज के थे। वो हम डिस्कस करेंगे। क्या, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी की ही, जो पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, लेकिन एलएलपी में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड होगी। इट मींस उनका जहां तक शेयर है बस वो शेयर ही क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, और वो क्या कहता है कि फर्म अलग है और उसके पार्टनर्स अलग है। जो कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, ये कंपनी अलग है तो उसके मेंबर्स अलग है, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी में एग्जिस्ट करती है। क्या कि उसके पार्टनर्स अलग हैं और एलएलपी जो है
वो अलग है। नंबर ऑफ मेंबर्स को लेके अगर मैं बात करूं, पार्टनरशिप पुराने वाली में मिनिमम 2 थे और मैक्सिमम 10 या 20, उसको एक्सटेंड करके बना दिया गया 100। इसके अंदर एलएलपी के अंदर मिनिमम पार्टनर्स आपको चाहिए होंगे 2, मैक्सिमम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और एक और मैं जो बात करूं वो होता है परपेचुअल सक्सेशन। क्या? परपेचुअल सक्सेशन, हिंदी में कहा जाता है शाश्वत उत्तराधिकार। और अगर इसको डिफाइन करूं, पीपल में कम्स इन एंड पीपल में गोज आउट बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी में होती थी कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पुराने वाले पार्टनरशिप एक्ट में, पार्टनरशिप में जब भी कोई पार्टनर मरता था, पार्टनरशिप फॉर्म विल बी डिसॉल्व्ड। लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टनर के मरने का एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? हमने इसका क्या डिस्कस कर लिया? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, इसकी नीड, इसकी रिक्वायरमेंट, ताकि बेटर तरीके से एक और बिजनेस की फॉर्म लेके आई जा सके। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर अगर कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिलानी थी तो फिर एलएलपी क्यों लेके आए, कोई बंदा एज ए कंपनी रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो जाता? भाई कंपनी रजिस्टर्ड इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैं एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होऊंगा तो मेरा जो पावर होगा वो कई हाथों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना पावर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूं या सिलेक्टेड लोगों में ही करूं। तो मैं रखना तो पार्टनरशिप ही चाहता हूं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपनी की चाहता हूं। इसलिए एक नई फॉर्म आई ताकि बिजनेस को और कन्वीनियंट तरीके से चलाया जा सके। कौन से बिजनेस को? पार्टनरशिप बिजनेस को और कन्वीनियंटली चलाया जा सके, इसलिए एक नई फॉर्म लाएगी। उसे हमने क्या नाम दे दिया? एलएलपी एक्ट 2008। क्लियर है? चलो अब हम डिस्कस करेंगे कि एलएलपी एक्ट में जो टोटल सेक्शंस हैं वो कितने हैं? 81 सेक्शंस हैं। कितने हैं? 81। शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर टोटल जो शेड्यूल है वो 4 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है? 4 शेड्यूल। पहला शेड्यूल क्या कहता है? पहला शेड्यूल कहता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के राइट्स और लायबिलिटीज का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ फॉर्म टू एलएलपी, एक फॉर्म का एलएलपी में कन्वर्जन कैसे होगा। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, और एक आता है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ध्यान देना 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल क्या कहता है? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। अब आप बोलोगे राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर तो कहां से डिसाइड होती है सर? ये तो पार्टनरशिप डीड से होती है। तो भैया अगर डीड होती तो ये शेड्यूल बनता ही नहीं। ये तो क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी डीड, अगर कोई डीड नहीं है तो उस केस में राइट्स और लायबिलिटीज पार्टनर के क्या होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? शेड्यूल 1 डिसाइड करेगा। शेड्यूल 2 क्या कहेगा? कन्वर्जन ऑफ फॉर्म टू एलएलपी, कि अगर एक फॉर्म का एलएलपी में कन्वर्जन करना है तो प्रोसीजर क्या होगा। तीसरा कहता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, एक प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर क्या होगा। और लास्ट कहता है एक पब्लिक कंपनी को आपको कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो फिर कैसे होगा। तो ये सारी चीजें अभी जो थी इनके ऊपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे तो आपसे पूछ सकता था इनकी इन्फोर्समेंट की डेट क्या है, टोटल सेक्शंस कितने हैं, शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, ऐसी कुछ चीजें पूछ सकता था। लेकिन जहां मैं अगर बात करूं रिटर्न पेपर की तो ये सारी चीजें इमैटेरियल हो जाती है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, इसको संभालेगा कौन, इस पूरे एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ संभाल कौन करेगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एमसीए और आरओसी, और आरओसी भी कौन सा, कंपनीज वाला। कौन करेगा जी, एमसीए करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरओसी की बात करूं जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो इसको क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका ध्यान रखेंगे कि इसके एक्ट के कंप्लायंसेस को कैसे फॉलो किया जाए। क्लियर है। और इसके अंदर अगर कोई चेंजमेंट करना है, कोई वेरिएशंस करना है, कोई नोटिफिकेशन करना है तो वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी। जब चाहे उसे लगे कि इसके अंदर अगर अपन को कोई चेंजमेंट करना है, कोई अमेंडमेंट लेके आना है तो वो चेंजमेंट और अमेंडमेंट कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब कि एलएलपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ एलएलपी बात करता हूं मैं, मीनिंग ऑफ एलएलपी कि एलएलपी है क्या। तो भैया एलएलपी वो है जो एलएलपी एक्ट
2008 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है और जो अपने पार्टनर से अलग है, अपने नाम से असेट खरीद सकती है, अपने ट्रांजैक्शन खुद कर सकती है, वो कौन है? एलएलपी है। और जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर कुछ चीजें पार्टनरशिप की एग्जिस्ट करती हैं और कुछ किसकी? कंपनीज एक्ट की। तो अब बात करेंगे वास्तव में इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है। वास्तव में अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एलएलपी वो है जो एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग क्या हुई हो? रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एलएलपी के बाद जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस आएंगी, उन्हें डेफिनेशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी बॉडी कॉर्पोरेट। क्या आएगी? बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग एक ही है, बिल्कुल सिंपल सीधा सा समझना। जो भी आर्टिफिशियल पर्सन्स है उसे हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट की। जैसे मैं बात करता हूं कंपनी की, क्या कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? जी बिल्कुल है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? बिल्कुल है। भले ही वो फॉरेन की हो, भले ही वो इंडिया की हो। क्यों? क्योंकि एलएलपी एक्ट में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है कंपल्सरी। आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वॉलेंटरी होता है, आप चाहो तो करवा सकते हो, चाहो तो नहीं। लेकिन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपल्सरी होता है। जैसे ही वो रजिस्टर्ड हुई, वो क्या बन गई? एक नेचुरल पर्सन बन गई, तो उसे भी किस में काउंट किया जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा? एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, एनी एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड एलएलपी एक्ट 2008 और आउटसाइड इंडिया। क्या आउटसाइड इंडिया भी अगर हुई है तो उसे भी हम क्या मानेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। क्लियर है? तो बॉडी कॉर्पोरेट में मोस्टली इनकॉर्पोरेशंस कंपनीज, और ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए एलएलपी को भी किसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट में। क्लियर है? नेक्स्ट जो डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे बिजनेस की, कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। अब बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशंस एंड सर्विसेज। भैया बिजनेस में सब कुछ आएगा, वो ट्रेड हो, वो प्रोफेशन हो, वो सर्विसेज हो, वो कुछ भी हो, उसको किसकी कैटेगरी में लाया जाएगा? बिजनेस की कैटेगरी में। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं थर्ड डेफिनेशन की तो वो आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या आएगा जी? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान देना। डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनरशिप में तो कौन होते थे? पार्टनर्स होते थे। यहां कौन है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो क्या पार्टनरशिप के पार्टनर्स, सब पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर कहा जाता है जितने भी है? ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में एलएलपी की अगर बात करूं, पार्टनर्स अलग हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर अलग है, डीपी अलग है। तो ये क्या है? क्यों बनाए जाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर? तो सीधी सी बात है, एक बात ध्यान रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर एक सिंपल पार्टनर नहीं है। या फिर आप ये समझ रहे हो कि नॉर्मल पार्टनर तो कोई एक्टिव पार्टनर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्टिव पार्टनर है और जो बाकी के हैं वो डोरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, डेजिग्नेटेड पार्टनर इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं ताकि एलएलपी के जितने भी कंप्लायंसेस हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू एमसीए, वो सारे कौन फॉलो करेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी कंप्लायंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फॉलो किया जाए। ये कौन देखेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर देखेगा। तो बात करता हूं, जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं ना, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, उनका हैसियत, उनका रुतबा कुछ अलग होता है। उसी तरीके से एक पार्टनरशिप, कौन सी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर की वही हैसियत होती है जो किसकी होती है? एक कंपनी में डायरेक्टर की होती है। अब बात करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेंगे और कहां जाके बनेंगे। तो एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होनी चाहिए। उसमें से एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक कंडीशन होती है कि वो बंदा प्रीवियस ईयर में, जो लास्ट ईयर निकला है, उसमें कम से कम 182 डेज इंडिया में स्टे किया हो, इंडिया में रुका हो। एक साथ रुकने की जरूरत नहीं है, 365 दिन में अगर वो बीच बीच में भी आया है, गया है, लेकिन उसका यहां रहने वाला टाइम अगर 182 डेज को क्रॉस कर जाता है तो हम कहेंगे वो बंदा कौन है? रेजिडेंट इंडियन है। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में से एक कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए।
क्लियर है। अब बात कर लेते हैं पार्टनर कौन होगा। तो सीधी सी बात है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पढ़ा था, पार्टनर बनने के लिए जो चीजें होनी चाहिए वो ही पार्टनर बन सकता है। या मैं कहूं पार्टनर कौन नहीं बन सकता, एक ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड का है, यहां पार्टनर नहीं बन सकता। एक ऐसा बंदा जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। एक ऐसा बंदा जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की प्रोसीजिंग चल रही है, वो भी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था, लेकिन यहां वो एक पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो कहां से बनोगे। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, DIN नंबर चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहां मिलेंगे जी। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप भरो DIR3 फॉर्म नंबर, क्या DIR3 कहां जाके, रजिस्ट्रार के पास जाके। ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो आपके पास एक फॉर्म है, क्या, फिलिप। क्या फॉर्म है आपके पास, फिलिप नाम का एक फॉर्म है, आप ये भर सकते हो। फिलिप का मतलब क्या हुआ, फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या है, फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दो तरीके हैं, लेकिन ध्यान देना, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ दो बंदे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। अगर ज्यादा लोगों को, क्योंकि कम की कंडीशन थी, एटलीस्ट दो डायरेक्टर क्या होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, सॉरी दो पार्टनर डेजिग्नेटेड होने चाहिए कम से कम। ज्यादा से ज्यादा की लिमिट नहीं है, आप कितने भी रख सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, फिलिप के थ्रू आप DIN नंबर ले सकते हो, आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितने लोग, दो लोग ही। इससे ज्यादा अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने हैं तो आपको DIR3 भरना पड़ेगा। क्लियर है। तो किसके थ्रू बनोगे आप डेजिग्नेटेड पार्टनर, या तो DIR3 फिल करोगे, या फिलिप फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनके थ्रू आप क्या बन सकते हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो। क्लियर है। चलो ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसके अंदर मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे। जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो कितने होंगे, दो। मैक्सिमम कितने होंगे जी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। और एक बात ध्यान रख लेना, अगर LLP में दो पार्टनर थे और एक छोड़ के चला गया तो नंबर ऑफ पार्टनर्स दो से रिड्यूस हो गए, सिर्फ एक बच गए। तो उस केस में अगर वो पार्टनरशिप चलती रही 6 महीने तक इसी एक पार्टनर के साथ, तो वो जो बंदा एक बचा है वो पर्सनली अनलिमिटेड लाइबल हो जाएगा। क्लियर है। तो दो से कम होते ही अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस 6 महीने से ज्यादा चलता रहा तो उस केस में वो सोल बंदा, वो अकेला बंदा ही क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लाइबल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अपन ने क्या डिस्कस किया अभी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए DIN नंबर लेने होंगे, DIR3 भरो या फॉर्म फिलिप नंबर भरो, उसके थ्रू आप क्या ले सकते हो, DIR ले सकते हो। नेक्स्ट जो अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी एंटिटी की। क्या आएगी नेक्स्ट डेफिनेशन, एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है, एक बिजनेस जो अपने आप में अलग हो। तो LLP अपने पार्टनर से अलग है, जैसे कंपनी में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो आएगा LLP एग्रीमेंट। क्या आएगा, LLP एग्रीमेंट। अब LLP के लिए जो एग्रीमेंट बनाया गया है, पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट बनाया गया है LLP में, उसे हम क्या बोलेंगे, LLP एग्रीमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर डेफिनेशन की बात करूं तो वो क्या आएगी, पार्टनर की, कि पार्टनर कौन है। तो पार्टनर अपन डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनर वो है जो अनसाउंड माइंड का नहीं है, जिसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए कोई प्रोसीजिंग्स नहीं चल रही है। और वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया, कम से कम पार्टनर कितने होंगे, दो होंगे। और अगर उससे कम हो गए तो, और वो बिजनेस 6 महीने तक चलता रहा, तो वो जो सोल बंदा है वो क्या हो जाएगा, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था अपना LLP एक्ट 2008 का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। इससे आगे का जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।